नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके पीछे का कारण ये है कि जिस प्रशासनिक प्रतिवेदन पर आज हमने एमसीक्यू बनाया है वो मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग का है। और आप ये मान के चलिए कि हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी अपडेटेड डाटा आ सकते हैं एग्जाम में, जिनका वेटेज लगभग 7 से 10 क्वेश्चन के बीच होता है, वो आपको इस प्रतिवेदन से मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए कॉलेजों की संख्या पूछी जाती है या यूनिवर्सिटीज के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें हमको पहली प्राथमिकता उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन को ही देना पड़ती है। बाकी अन्य जगहों पे जो जानकारियां हैं उनके आधार पर प्रश्न जो है वो तैयार नहीं किए जाएंगे। 2018 में भी जो पेपर हुआ था उसमें भी इस बात को ही देखा गया था। उन्होंने भी उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन पर ही प्रश्नों को तैयार किया था और उस टाइम भी लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है वो इस प्रतिवेदन से थे। तो इस बार देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो है वो आ सकते हैं। इस तरह के पूरा एमसीक्यू को डिस्क्रिप्टिव लेने की कोशिश की गई है। और पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। आप कमेंट्स करते हैं तो जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने, कि प्रशासनिक प्रतिवेदन पर एक आप वीडियो बनाइए, तो उसी के कारण ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। ये प्रश्न आ भी चुका है पहले। इससे पहले वाला जो एग्जाम था, मतलब 2018 वाला था, उसमें भी पूछा जा चुका है। लेकिन फिर से आने की संभावना है। मतलब कि हमेशा क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज होते हैं, ये दो राय की बात नहीं। अब इसमें जो है वो 8 जो है वो अगर कहा जाए उत्तर होना चाहिए था, लेकिन इसका जो एक्चुअली आंसर होगा वो 7 होगा। अब ये 7 क्यों होगा ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, 2018 का जो एग्जाम था उस समय जो क्षेत्रीय कार्यालय थे वो 8 थे। अब जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 8 से जो है वो 2022 में 7 हो गए। अब ये होता क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय का कंसेप्ट समझिए। देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय जनरली अगर हम बात करें, यानी रीजनल ऑफिस हायर एजुकेशन के, तो ये रीजनल ऑफिस बनाए जाते हैं संभाग यानी कि डिवीजन लेवल पर। अब हमें ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में इस समय 10 डिवीजन है। तो टेक्निकली अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से देखें तो जो है मतलब जो क्षेत्रीय कार्यालय है, या अगर कहा जाए प्रशासनिक संभाग के लो आप सरल भाषा में, उनकी संख्या तो 10 ही होना था। लेकिन फिर ये जो है वो अगर कहा जाए कि 7 क्यों, और फिर जो पहले 8 थे उससे 7 कैसे हो गए, ये भी अगर देखा जाए, उनकी वेबसाइट पे तो 8 ही डले हैं, लेकिन उनके प्रतिवेदन में 7 है। तो आंसर तो इसका जो है वो 7 हो गया। अब समझो, देखो 7 कैसे, क्या, एक तो 10 संभागों के नाम लिख लो आप, उन 10 में से कुछ को मर्ज कर दो। जैसे भोपाल संभाग जो है उसमें आप जो है वो नर्मदापुरम संभाग को जोड़ दो, तो ये नर्मदापुरम जो है वो भोपाल में जुड़ गया। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद। ठीक है। दूसरा जो है वो अगर कहा जाए ग्वालियर जो संभाग है, तो ग्वालियर संभाग में चंबल संभाग को जोड़ दो, यानी चंबल संभाग के जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत चले गए। सेम जो है वो रीवा संभाग जो है, रीवा संभाग के अंदर शहडोल को जोड़ दो आप यहाँ पर। तो ये टोटल जो है वो ये 2 और 2 4 और 2 6, ये तो आपस में जो है वो जुड़ गए, यानी ये इनको मिलाकर तो 3 डिवीजन हो गए आपके। अब बचे हुए इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, यानी यहाँ पर अगर 3 के साथ अगर और अपन देख लें तो एक हो गया इंदौर, एक हो गया उज्जैन, एक हो गया सागर और एक हो गया जबलपुर। इस तरह से टोटल जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय या संभाग हो गए आपके 7। पहले 8 थे। वो पहले 8 कैसे थे, तो ये नर्मदापुरम जो था ये पहले अलग एक संभाग था, यानी हायर एजुकेशन के लिए। अब हायर एजुकेशन में नर्मदापुरम को भोपाल से जोड़ दिया गया। ये बिल्कुल याद रखना है, यानी टोटल अब 8 की जगह हो गए हैं 7। तो ये याद रखिएगा, भोपाल नर्मदापुरम 1, चंबल ग्वालियर 2, रीवा शहडोल 3, इंदौर 4, उज्जैन 5, सागर 6, जबलपुर 7। और ये आ सकता है, ये प्रश्न दो तरह से आएगा, ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा विभाग में संभागों की संख्या कैसी, ऐसे आएगा, या उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या ये आएगा। या ये भी आ सकता है कि उच्च शिक्षा विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें सबसे कम जो है वो अगर कहा जाए महाविद्यालय या जिले ले लो आप, महाविद्यालय तो छोड़ो अभी आप, जिले किस में आते हैं, तो सबसे कम जिले जो आते हैं वो सागर संभाग में आते हैं, ये याद रखिएगा। उसमें केवल 6 ही जिले हैं। ठीक है। बाकी सब में जो है वो 8 7 इस तरह से जिले हैं, तो वो आपको याद रखना। सबसे कम वाला सबसे ज्यादा वाला इसलिए याद नहीं रखना
क्योंकि अब नर्मदापुरम जो है वो भोपाल संभाग है, ग्वालियर चंबल संभाग है, इंदौर संभाग है, जबलपुर संभाग है, इन सब में 8-8 जिले। तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना उसको, इसलिए सबसे कम वाला जो है वो आपसे जो है वो प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। तो ये एक लिंक वाला क्वेश्चन है 7, याद रखिएगा कैसे आएगा क्वेश्चन। दूसरा है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक जो है वो शासकीय महाविद्यालय आते हैं? सागर, जबलपुर, ग्वालियर चंबल और भोपाल नर्मदापुरम। तो इसका आंसर है जबलपुर। इसमें देखिए पहले तो समझ लीजिएगा, यहां पर वहां प्रश्न जरूर देख लीजिएगा कि वो क्या पूछ रहा है। शासकीय महाविद्यालय पूछ रहा है, अशासकीय महाविद्यालय पूछ रहा है, ठीक है, या अनुदान प्राप्त जो है वो अगर कहा जाए महाविद्यालय पूछ रहा है, वो किस तरह से पूछ रहा है ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए जबलपुर जो संभाग है, यानी उसके हिसाब से उसमें 89 जो है वो अगर कहा जाए शासकीय महाविद्यालय, सबसे ज्यादा 89। बाकी में 88 तक तो मिल जाएंगे, जैसे आप भोपाल जाओगे, भोपाल नर्मदापुरम तो उसमें 88 मिल जाएंगे। तो इस तरह से, या ग्वालियर जो आप चंबल जाओगे तो उसमें 79 है यहाँ। तो इस तरह से अच्छा, सागर ऐसे कॉलेजों के लिए तो सागर जो है बहुत फेमस है, लेकिन जब हम रीजनल ऑफिस की बात करते हैं तो सागर में बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज है। सावर संभाग जो है उसमें केवल और केवल 57 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस तरह से ये एक बेसिक सी बात है कि आपका जो आंसर है वो है जबलपुर डिवीजन क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर, ये याद रखिएगा। तो इससे अपना एक क्वेश्चन, ऐसे भी आपको मालूम होगा लिटरेसी रेट में हमेशा जबलपुर जो है वो आगे रहता है, यानी जबलपुर का लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा रहता है। तो इससे आप लिंक करके भी इसको जो है वो याद रख सकते हो जैसा चाहे, 89। बाकी बाकी तो याद रखें ना रखें चल जाएगा, पर जबलपुर वाले याद रखें। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिनट। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10। तो ये परंपरागत जो विश्वविद्यालय है, पहले तो उत्तर है इसका 8। जो परंपरागत हैं, बरकतुल्ला, जीवाजी, रानी दुर्गावती, अवधेश प्रताप, विक्रम विश्वविद्यालय, ये जो हैं सब जो है परंपरागत विश्वविद्यालय हैं जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के तहत स्थापित किए गए। वर्तमान में इसमें 8 जो है वो अगर कहा जाए विश्वविद्यालय आते हैं, और 2 विश्वविद्यालय इसमें जो है वो आपको याद जरा ज्यादा रखना है 8 में से। एक रखना है आपको महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये सब नए स्थापित हुए। अगर कोई नया विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो वो आपको तो जो है वो याद रखना ही चाहिए 8 में से। एक तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, अब छत्रसाल है तो छतरपुरी होगा, तो इससे छतरपुर याद रख सकते हो। दूसरा छिंदवाड़ा, जिसको अपन शंकर शाह जो है वो विश्वविद्यालय जो है वो अगर कहा जाए कहते हैं, ठीक है, तो वो आप चाहो तो छिंदवाड़ा याद रख लो, या आप जो है वो अगर कहा जाए कि शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर याद रख लो। ऐसे भी जो है वो ट्राइबल पर्सनालिटी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेंगी, अभी सरकार का बहुत फोकस है, ठीक है। तो प्रश्न बन ही रहे हैं एग्जाम्स में, तो एक छिंदवाड़ा वाला यानी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी या शंकर शाह विश्वविद्यालय जो आप अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हो। ये 8 अभी देखो, यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, लेकिन कोई कहे कि भाई वो जो 73 वाला एक्ट है उसमें कितनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद तो अलग अलग है ना। जैसे अगर कहा जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में है, ठीक है, या मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान जबलपुर में, इनके लिए अलग से एक्ट बनाए गए, है ना, ये अलग से जो है वो अधिनियमों के तहत बनी शिक्षा के लिए। लेकिन इस एक्ट के अंदर ये वाली यूनिवर्सिटीज आती हैं 8। तो 6 तो परंपरागत जिनमें आप पढ़े हो, सबको मालूम है उनके नाम। 2 ये नई हैं, वो जो है वो मैंने आपको जो है बता दी कि कौन कौन सी इसमें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? एक्चुअली क्या है, देखिए जो विभागीय प्रतिवेदन है ना, उसमें पृथक अधिनियमों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की भी लिस्ट डली है। तो उस पृथक अधिनियम के द्वारा जो विश्वविद्यालय उसके अंदर बताए गए हैं, उसमें मूल रूप से जो है वो अगर जो गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 8 बताई गई है, और निजी विश्वविद्यालय जो पृथक अधिनियम से बनाया गया है उसकी एक अलग से बताई गई है संख्या, जिसको महर्षि योगी विश्वविद्यालय कहा गया है। तो उन 8 में से, अब 8 तो मैंने नहीं लिए, 8 में से जो है पृथक में, जैसे भोज विश्वविद्यालय वो अपने को याद रहता है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट वो भी याद रहता है, ठीक है, राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में वो भी याद रहता है। तो मैंने वो लिए जो उलझन पैदा करेंगे। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल, यहाँ पर ये बिल्कुल जो है वो सही है यहाँ। दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान जबलपुर, ये भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ
लॉ से रिलेटेड दो यूनिवर्सिटी हैं। एक है राष्ट्रीय विधि संस्थान, वो भोपाल में है ना, ये याद रखिएगा। और दूसरा है मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय जबलपुर। तो ये याद रख सकते हो, मतलब ऐसे याद रख लो आप कि जबलपुर में जो है वो हमारा हाई कोर्ट है, उससे आप इसको जबलपुर में याद रख सकते हो। पंडित एस एन शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, ये जो है ये भी अगर कहा जाए सही है। और महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय उज्जैन, ये जो है वो अगर कहा जाए गलत है। क्यों? क्योंकि ये पृथक जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, मतलब जो बनाए गए ना, उसके तहत ये बना ही नहीं। ये पहली जो है वो अगर कहा जाए, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, महर्षि महेश योगी जो विश्वविद्यालय है, एक तो वो कटनी में है, पहला, नंबर वन, यानी एक तो ये गलत हो गया। दूसरा कि ये पृथक विश्वविद्यालय से स्थापित निजी विश्वविद्यालय है ना, कोई पूछे अगर कहा जाए निजी विश्वविद्यालय तो ये, क्योंकि हाँ, इसकी जगह आना क्या था, मतलब उस लिस्ट में क्या आना था, उस लिस्ट में आना था महर्षि पढ़नी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, है ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, महर्षि तो वही कॉमन हो गया, उसके आगे आप क्या लगा दोगे, पढ़नी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय, ये के उज्जैन, वो बिल्कुल सही हो जाता। महर्षि महेश योगी होता तो गलत हो जाता, वो कटनी में है ना। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि वो 8 कौन से विश्वविद्यालय हैं जो सरकारी हैं और वो एक कौन सा है जो निजी है। तो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय निजी है, कटनी में है। और बाकी ये जो 8 है, 8 में से 4 तो मैंने बता ही दिया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, धर्मशास्त्र के साथ जो है वो राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल याद रखना, 3 हो गए। एस एन शुक्ल याद रखना है। पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय भी मैंने आपको बता दिया, उज्जैन में है, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा महू में सबको मालूम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय, महू के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इस तरह से आप इनको जो है वो याद रख सकते हो, इन क्वेश्चंस को मतलब लिंक करके आएगा इस तरह का। मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से कौन सा निजी विश्वविद्यालय 2020-21 में जो है वो स्थापित नहीं किया गया, है ना। तो देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि निजी विश्वविद्यालय के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बकायदा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन अधिनियम 2007 पारित किया था, ये सभी को मालूम होगा। और उस एक अधिनियम से ही जो है वो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनको हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि 2000 जब 7 में पारित हुआ, तो उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे। तो 2010 से जो है वो निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश प्रशासनिक प्रतिवेदन को देखें तो 2010 में हमको पहली बार कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलती है, जैसे जेपी जो है अगर कहा जाए यूनिवर्सिटी गुना में जो है, राघवगढ़ में, यानी मतलब वो उसकी जो मेन लोकेशन है राघवगढ़, जिला गुना पड़ता है, या आईसेक्ट है, ये सब 2010 में स्थापित हुआ। तो इस तरह से 2010 से 11, 12, 13, मतलब अभी जो है वो अगर कहा जाए 21 तक के, क्योंकि अब ये जो प्रतिवेदन है 2020-21 का है, तो 21 तक की जो है स्थिति है, उसमें जो है वो हमको लगभग लगभग क्या 40 विश्वविद्यालय, जबकि निजी विश्वविद्यालय नियामक जो है, मतलब हमने जो इंस्टीट्यूशन बनाया उसकी वेबसाइट पे ज्यादा है, बट चूंकि प्रतिवेदन में 40 है, तो ये एक प्रश्न और हो गया कि इस समय निजी विश्वविद्यालय कितने हैं, तो वो 40 है। ये एक अलग से, मतलब जो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये 40 किसके अंतर्गत आ रहे हैं, 2007 में बनाए गए उस अधिनियम के अंतर्गत आ रहे हैं। तो एकलव्य विश्वविद्यालय 2020 में बना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर दमोह में। श्री अरविंदो और महाकौशल ये 2021 में बने, ये भी जो है वो सही है, मतलब ये जो है वो गलत नहीं है। लेकिन सरदार पटेल का नाम तो ऐसे ही जो है वो चर्चा में रहता है, तो आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि भाई सरदार पटेल मतलब यहाँ, तो सरदार पटेल जो विश्वविद्यालय है बालाघाट में, ये 2018 में बना था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यूं तो 2018 में बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है वो रजिस्टर्ड हुए, है ना, जैसे भाभा विश्वविद्यालय भोपाल में और अन्य भी, मानसरोवर जो है वो ग्लोबल विश्वविद्यालय सीहोर में। लेकिन चूंकि नाम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय फेमस है, इसीलिए आप जो है वो अधिसूचना से 2018 याद रखिए। तो इस प्रश्न का जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो गया 2018, ये अपने को जो है वो याद रखना है यहाँ। और दूसरा कि दो जो एक और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उस अधिनियम में 2007 के मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत अभी कितने विश्वविद्यालय आ रहे हैं, तो अभी आप कह सकते हो कि भाई उसमें जो है 40 विश्वविद्यालय जो है वो आ रहे हैं उसमें। अगर कोई पूछता है तो अपन ये आंसर कर सकते हैं कि हाँ साहब इतने विश्वविद्यालय आ रहे हैं। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है।
उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थानों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो जो विभागीय प्रतिवेदन है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का, उसमें क्या करा उन्होंने, समिति के माध्यम से या अन्य विभागों के माध्यम से चलने वाले इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट बना। तो समिति के माध्यम से चलने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उन्होंने 5 इंस्टीट्यूशन दिए। ये मतलब अपने को पता होना चाहिए। जैसे उच्च शिक्षा उत्कर्ष, अब ये प्रश्न आएगा कैसे, ये दो तरह से प्रश्न आएगा। इसमें वो यही पूछेगा उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान इनमें से कहां पर। मैंने प्रश्न को देखिए, मेरा एग्जैक्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाए ये संभव नहीं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं आपको वहां पर, उसमें से मेरा वाला आंसर फिट बैठ जाएगा। ये इसके लिए मैं देखिए, अब मैं अगर उनके हिसाब से चलूंगा तो आपके, अगर मैं 20 क्वेश्चन बना रहा तो 20 ही बना पाऊंगा। अगर मैं अपने हिसाब से प्लान कर रहा हूं तो 20 से 200 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर इनको पढ़ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे वो पूछेंगे आपसे उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तो अपने को याद है कि यार अपन ने इसमें पढ़ा था वीडियो में भोपाल, तो अपन भोपाल याद रखेंगे। तो जैसे उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान भोपाल में है, ये बिल्कुल सही है। या नटनागर शोध संस्थान जो है वो सीतामऊ में है, ये भी जो है वो अगर कहा जाए बिल्कुल सही है। सामाजिक शोध संस्थान जो है वो उज्जैन में है, ये गलत है, क्योंकि जो सामाजिक शोध संस्थान है वो उज्जैन में है, ये एक याद रखेंगे ना। सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लो आप यहाँ पर, ये। और कस्तूरबा ग्राम जो है रूरल इंस्टीट्यूट, ये इंदौर में है, ये भी सही है। इसके अलावा जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि जो अन्य संस्थान जो मैं बोल रहा हूँ, टोटल उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कितने संस्थानों का उल्लेख किया, 5। तो इनके वो पूछेगा कहाँ पर स्थापित है ना, तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ग्रंथ अकादमी कहाँ है। तो आप कह सकते हो, तो फिर सभी को याद होगा भोपाल में। यानी ये टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन इससे लिंक हो, या इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मतलब जो है कॉलेजेस जो हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो अटैच है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी और अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर जो है वो है अवधेश प्रताप। देखिए, अच्छा सबसे अधिक है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है वो है जीवाजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए जीवाजी यूनिवर्सिटी कैसे, इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो आप वो याद रखिएगा किसमें सबसे ज्यादा महाविद्यालय, टोटल महाविद्यालय की बात हो रही यहाँ पर। टोटल महाविद्यालय का क्या मतलब होता है? जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, और प्राइवेट कॉलेज में दो कैटेगरी होती है, प्राइवेट कॉलेज और ग्रांट वाले प्राइवेट कॉलेज, यानी जिनको सरकार अनुदान दे रही है प्राइवेट कॉलेज। तो जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है उसके साथ टोटल जो कॉलेज अटैच हैं इस प्रतिवेदन के अनुसार, वो कॉलेज अटैच हैं 266, यानी शासकीय, अनुदान प्राप्त प्राइवेट और बिना अनुदान प्राप्त प्राइवेट, ये आपको याद रखें। जबकि बरकतुल्ला के साथ उससे कम है, और बाकी के साथ भी जो है वो अगर कहा जाए उनकी संख्या जो है वो कम है, ये एक याद रखना। और महर्षि पढ़नी जो संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय है उज्जैन, उससे केवल 16 जो है वो कॉलेज अटैच है, केवल 16। तो ओवरऑल अगर कोई पूछता है कि सबसे कम जो है वो मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के साथ जो है वो महाविद्यालय अटैच है, तो आंसर जो हो गया वो हो गया महर्षि पढ़नी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन, केवल 16, यानी 9 शासकीय और बाकी जो है वो अगर कहा जाए प्राइवेट। और सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो आंसर जो है वो आपका हो गया जो है जीवाजी। ठीक है, क्योंकि उसमें 266 जो है वो कॉलेज उसके साथ जो है वो कनेक्ट। हाँ, जीवाजी के बाद दूसरे नंबर पे जरूर जो है वो भोपाल का बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आता है। इस तरह से टोटल महाविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्ट है, यूनिवर्सिटीज के साथ, उनकी संख्या है 1365, ये याद रखिए टोटल। मैं अभी इसमें ये बता रहा हूँ 1365 का मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट भी हैं और ग्रांट यानी अनुदान प्राप्त कॉलेज भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुल कॉलेज अगर पूछ ले कभी, तो ये भी एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो कितनी है, सॉरी महाविद्यालयों की संख्या जो है वो कितनी है, तो आप यहां से भी जो है वो एक आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2022 में मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 526 है, बिल्कुल सही है ये यहाँ पर।
मध्य प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 759 है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 153 है, ये बिल्कुल जो है वो गलत है। ठीक है, अशासकीय जो अनुदान प्राप्त जो है वो 153 जो है वो अनुदान प्राप्त तो बहुत कम है, अनुदान प्राप्तों की संख्या केवल 73 है, ये यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये इसको 73 करें। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो कुल महाविद्यालयों की संख्या 1365 है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इस आंकड़े से क्या पता चला कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कॉलेज हैं वो कौन से हैं? प्राइवेट। फिर दूसरे नंबर पे कौन से हैं? गवर्नमेंट कॉलेज। और तीसरे नंबर पे कौन से हैं? ग्रांट या अनुदान प्राप्त, जो भी अनुदान प्राप्त है। और उसके अलावा अब इनको जोड़ोगे तो 1365 नहीं आएगा, ध्यान रखना। 1365 इसमें कब आएगा? जो आपको 5 इंस्टीट्यूशंस मैंने बताए थे ना यहाँ पर, वो 5 इंस्टीट्यूशन जोड़ना है और उसमें एक दो एकेडमी और है, उनको जोड़ना है। ठीक है, ये एक याद रखना, क्योंकि देखो ऐसा है इस प्रश्न से, ये मतलब आंसर तो आ गया, ये वाला जो है वो गलत हो गया। अब इस तरह के प्रश्न को आप लिंक करना सीखिए, इसमें क्या जो है वो क्वेश्चंस आते हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक तो हो गए मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन से जुड़े इंस्टीट्यूशंस तो आते ही। कई बार क्या होता है कि ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस पूछ लिए जाते हैं जिनका हायर एजुकेशन के साथ सीधा संबंध नहीं है, उनकी संख्या 8 है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी है भोपाल की, वो अलग से अलग है, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल, वो एमपी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई नहीं है। या मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो अगर कहा जाए जबलपुर में, वो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी मतलब डिपार्टमेंट सीधे उसको मैनेज नहीं करता। या जो सांची में है, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, वो मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मैनेज नहीं करता। इसी तरह विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है, या राजा मानसिंह तोमर जो संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, या क्या बोलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जो यूनिवर्सिटी है भोपाल में, ये जो है, या अभी जो जबलपुर में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बना ना, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत, ये जो है मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन सीधे मैनेज नहीं करता, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैनेज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे इनके लिए भी एक प्रश्न है कि ऐसे टोटल जो यूनिवर्सिटीज हैं जो सीधे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ी हैं, वो 8 है। और जो अभी मैंने नाम बोले इनको रट लेना आप, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कोई पूछे कि क्या एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, आंसर इज नो, ये एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से सीधे मैनेज नहीं होता। ये भी एक प्रश्न जो है वो आपका एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है वो बनते हैं एग्जाम्स में समय समय पर। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो आ सकता है। अब देखने वाली बात है कि जो है वो क्या आएगा, कैसे आएगा यहाँ पर। हाँ, फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में, ये क्वेश्चन तो बहुत आईएमपी है, पहले मैं बता दूं। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 4,21,670, 4,52,256, या 6,13,910, या 10,66,166? तो इसका आंसर है 10,66,166। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मान लीजिएगा आप, क्योंकि वो क्या करते हैं आजकल, एक कॉमन चीज हो गई, वो फिगर जरूर पूछने लगे। कभी आप याद रखिएगा, फिगर तो आते ही। और हायर एजुकेशन से फिगर, जैसे स्कूल एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन के फिगर आएंगे, तो हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन के फिगर आएंगे ही, कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं अभी जो है वो कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेजों का आंकड़ा तो वो कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के आंकड़े बहुत उलझे हुए रहते हैं। सरकारी जो है वो अगर कहा जाए कॉलेजों के आंकड़े पूछेंगे, तो सरकारी कॉलेजों में ये 10,000 जो 66,166 है, या 10 लाख जो है वो अगर कहा जाए 66,166 है, इसमें 42% या 42.4% जो है वो लड़के हैं। और जो है वो अगर कहा जाए 57.8%, 5% जो है वो लड़कियां हैं। ये मेल, ठीक है, और ये फीमेल। इससे सिद्ध है कि हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आप याद रखिएगा ना। ये 42.4 है केवल। अब आप इसको अंदाज से लगा सकते हैं, 42.4 यानी 10 लाख का, इसको 10 ही लाख मान लो थोड़ी देर, तो लगभग जो है वो अगर कहा जाए 42 मतलब 4.5 लाख के आसपास लड़के हैं। और अगर कहा जाए 57-58 यानी लगभग जो है वो अगर कहा जाए 6 लाख के आसपास जो है वो लड़कियां। मतलब एग्जैक्ट तो आप इसका परसेंट निकाल के भी निकाल सकते हो, या हायर एजुकेशन
डिपार्टमेंट के प्रतिवेदन से वो आंकड़े डाउनलोड मतलब कर सकते हो, वो आसानी से मिल भी जाता है। तो ये एक प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ। प्राइवेट कॉलेज में ये तो हो गया सरकारी, यहां पर अगर कहा जाए ये सरकारी के आंकड़े हो गए। अगर आप सरकारी की जगह अगर कहा जाए प्राइवेट में चले जाते, मतलब शासकीय को आप अशासकीय कर देते, अशासकीय प्राइवेट कर देते, तब ये आंकड़ा कम हो जाता है, ये 4,21,670 हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उसमें जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, और प्राइवेट पे उल्टा है, प्राइवेट जो कॉलेज है उनमें लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, लड़कियां कम पढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन बाजियां लड़कियां मार रही हैं आजकल हर जगह पर, एग्जाम्स में, सिविल सर्विस में, यहाँ पर। तो एक अच्छी बात है ये हमारे लिए भी। तो ये एक बड़ा उल्टा पुल्टा है, इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इसको वीडियो को रोक रोक कर भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोग वीडियो को लाइक भी तो करते कम है, सब्सक्राइब भी करते हैं, हालांकि प्रयास आपके लिए बहुत अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यूनिक व्यूअर्स बहुत देखते हैं मेरे वीडियो को, बट उनको लाइक करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है शायद। तो देखते तो है पूरा वीडियो, पर देख लाइक सब्सक्राइब तो वो करते ही नहीं, पता नहीं क्यों। आजकल सब्सक्राइब करने का थोड़ा अलग ही ट्रेंड है कुछ। तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कम से कम मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और ज्यादा बेहतर और अच्छे प्रयास कर पाऊंगा। ठीक है, अगला जो है वो है मध्य प्रदेश में वर्तमान में छात्र छात्राओं का सकल पंजीयन अनुपात, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये आ चुका है पिछली बार, तो इस बार भी जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो आपको आएगा ही आएगा। मतलब कोई पूछेगा तो कि क्या है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। 24.2, 24.2, 26.2, 26.9 और 83.6। तो हमारे जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के साथ एक बिल्कुल अनोखी बात है। हमारे मध्य प्रदेश में गर्ल्स और बॉयज दोनों का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, GR, वो बिल्कुल अगर कहा जाए बराबर है। मतलब 24.2, ये याद रखिएगा। मतलब ये एक IMP क्वेश्चन आपको हो सकता है। ठीक है, हालांकि एक और प्रॉब्लम है कि जो भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट, देखिए 2019-20 के आंकड़े हैं ये उस प्रतिवेदन में, और इसके बाद आंकड़े आए भी। भारत में अगर अपन कहें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, तो भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 27.1, इंडिया। ठीक है, और इस आंकड़े में जो है वो मेल और फीमेल की बात करें तो इंडिया के लेवल पर अगर कहा जाए कि मेल का आंकड़ा कम है, फीमेल का आंकड़ा जो है वो ज्यादा है। और MP की बात करें अगर, तो MP में ये 24.2 है, और यही 24.2 मेल के लिए है, और यही 24.2 जो है वो फीमेल के लिए। ठीक है, यानी कितने लोग एनरोल कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए 12वीं के बाद, आप इसको ऐसे याद रखो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे डला है, आप देखिए जरूर। उससे आपको ये क्लियर होगा कि हमने क्या क्या प्रयास किए, कैसे हमारा ग्रास एनरोलमेंट रेशियो हमने बढ़ाया, उसको बढ़ाने के लिए और सरकार क्या स्कीम्स बना रही है, सब प्रश्न आएंगे। अभी संपदा अधिकारी में आप देख लीजिए, GS वाला पोर्शन देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो डले हैं। ठीक है, आपको खुद समझ पड़ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और कितना आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक प्रश्न जो है वो 24.2, इंडिया का मैंने आपको बता दिया 27.1, ये बस आपको याद रखना। भारत के किस राज्य में सकल पंजीयन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सबसे अधिक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे अच्छा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो है सिक्किम का। बाकी स्टेट्स की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्यों हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो हायर एजुकेशन का जो प्रतिवेदन है ना, उसमें उन्होंने क्या करा कि तीन ही चीजें बताई। एक उन्होंने इंडिया का बता दिया, एक उन्होंने जो है वो मध्य प्रदेश का बता दिया, और एक जो है वो उन्होंने उठाकर जो है वो सिक्किम का बता दिया कि भाई सबसे अच्छा जो है वो सिक्किम का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। तो वो अपने को जो है वो याद रखना है सिक्किम का। सिक्किम में ये जो रेशियो है वो 75.8 है। यानी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग एनरोल हो रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता आंकड़ा। ठीक है ये। और मध्य प्रदेश में भी लगातार जो है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी ये अच्छी जो है वो बात है, जो एक क्वेश्चन जो है वो हमको आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मध्य प्रदेश ने कितने सदस्यीय मेंबर का टास्क फोर्स का गठन किया? यानी वो टास्क फोर्स कितने मेंबर्स की है, 15 मेंबर, 18 मेंबर, 23 मेंबर या 31 मेंबर?
तो देखिए, एमपी में हायर एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई, दूसरा राज्य क्यों है, इस सब पे मैंने हायर एजुकेशन पॉलिसी का जो वीडियो बनाया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, सॉरी, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले वीडियो में सब जानकारी, तो उस पे तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। ओवरऑल मध्य प्रदेश सरकार को लगा, यहाँ पर अगर कहा जाए कि इसको हम कैसे लागू करें, तो उन्होंने दो कदम उठाए। एक टास्क फोर्स बनाई उन्होंने 23 मेंबर्स की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस उन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनाई यहाँ पर, वो 4 मेंबर की, ये ध्यान रखिएगा ना। तो 4 मेंबर मतलब उन्होंने 3 प्रयास किए। एक टास्क फोर्स बना दी, वो 23 सदस्य बना दिए। दूसरा एक कमेटी बना दी, यानी एक हायर कमेटी बना दी। उस कमेटी के अंदर जो है वो यहाँ समिति लिख लेते हैं। उस समिति के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, 4 मेंबर बना दिए यहाँ पर, ठीक है। और एक जो है वो अगर कहा जाए और कमेटी जैसा इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, उसमें भी 4 मेंबर थे। अलग अलग काम किए उन्होंने कि भाई हम कैसे इसको लागू करेंगे। और निश्चित रूप से इसका फायदा भी जो है वो हमको मिला। वो फायदा ऐसा मिला है कि हम भारत में दूसरे राज्य हैं हायर ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाले। तो एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है, कैसे लागू करी, कब लागू करी, उसको आप जो है वो वहां से पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको आ जाएगा। मध्य प्रदेश शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय से कितने नवीन दूरस्थ अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। ये प्रश्न क्यों आ सकता है, देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी तो हमारे पास भोज ही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भोज यूनिवर्सिटी अपने जो सेंटर स्थापित कर रही है, जहां से बच्चे जो है वो आज ओपन यूनिवर्सिटी में तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती सीधे, तो वो कितने, तो उन्होंने क्या करा, प्रतिवेदन में पूरे का तो नहीं करा, उन्होंने कहा कि भाई इतने नए सेंटर जो है वो हमने स्थापित कर दिए, है ना, जो रिमोट जो सेंटर्स कहा जाता है वो। तो उन सेंटर्स की संख्या उन्होंने अपने विभागीय प्रतिवेदन में, यानी ये जो 21-22 का प्रतिवेदन है, उसमें 289 बताई। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कितने, मतलब ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि महाविद्यालय जो अशासकीय और मतलब शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के लिए कितने नए सेंटर जो है वो बनाए गए हैं भोज यूनिवर्सिटी में, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये इतने जो है वो नए सेक्टर जो है वो बनाए गए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक सेकंड। वर्तमान में कितने शासकीय महाविद्यालय नेक द्वारा प्रत्यायित है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ये आएगा क्यों, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, एक तो नेक जो है वो आपको अलग से एक टॉपिक है पूरा। नैक क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसके लिए जो है वो आप याद रखिए, मैंने आपको एक वीडियो पूरा नैक के ऊपर बनाया, मतलब ये ऑलरेडी यूट्यूब पे डले हैं, तो वो जो चीज मैंने वहां समझा दी है कि नैक जो है वो ग्रेडिंग करता है, कितने प्रकार से करता है, तो वो वहां से आप देख लीजिए। यहाँ उन्होंने पूछा है कि भाई गवर्नमेंट जो कॉलेज है मध्य प्रदेश के, वो नैक में कितने गवर्नमेंट कॉलेज को नैक ने ग्रेडिंग दे रखी है, उन्होंने अप्लाई कर रहा है। तो उसका आंसर है 104, 104 जो है वो अगर कहा जाए शासकीय जो है वो अगर कहा जाए महाविद्यालय है या गवर्नमेंट कॉलेज है। 30 जो है वो अगर कहा जाए, यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उनमें तो संख्या बहुत कम है। निजी अगर कहा जाए महाविद्यालयों की, तो वो नेक में केवल और केवल जो ग्रेडिंग के लिए रजिस्टर्ड कराया है, वो केवल और केवल जो है वो 30 ने कराया है। और ये याद रखिएगा, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अगर कहा जाए है। और इन 100 मतलब जैसे वर्तमान 104 तो शासकीय हो गए। इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो, चूंकि नैक एक टॉपिक है आपको, है ना, यहाँ पर अगर कहा जाए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आपको और पूछा जा सकता है। वो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में नैक में कितने जो है वो अगर कहा जाए उनका मूल्यांकन हुआ और एनरोल हुआ। तो उस प्रतिवेदन में ये भी लिखा है कि 2021-22 में नैक में 6 जो है वो अगर कहा जाए शासकीय महाविद्यालय जुड़े, यानी मूल्यांकन जो है वो प्राप्त हुआ है यहाँ पर। और उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि जो माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन है, उसको A+ ग्रेड दिया उन्होंने, A+। ये एक जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर। और 7 जो है शासकीय महाविद्यालय ए ग्रेड वाले यहाँ पर, ये उन्होंने उस रिपोर्ट में जो है वो लिखा, ठीक है। इसका आंसर शीट जो है वो मैंने बनाया है, उसमें भी ये चीज है वैसे। बट जो ये याद रख सकते हैं आप कि एक उन्होंने बताया था कि भैया जो माधव विज्ञान महाविद्यालय, उसको वो अभी नया जोड़ा था, उसमें A+ ग्रेडिंग उनको दे दी। तो कई बार ये पूछ भी लेते हैं कि A+ ग्रेडिंग वाले कितने हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ, सब 7 जो है वो वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश के, जिनको नैक ने जो है वो A+ ग्रेडिंग जो है वो दे रखा है।
ठीक है। और ए जो है वो अगर कहा जाए प्लस ग्रेडिंग में, अभी कौन सा जो है वो ए, सॉरी ए प्लस ग्रेडिंग नहीं, 7 महाविद्यालयों को ए ग्रेडिंग दे रखा है। ए प्लस तो जो है वो अभी मैंने बताया ना, माधव जो है वो विज्ञान महाविद्यालय जो है वो उज्जैन, बस वो एक जो है वो आप याद रखिएगा जो उन्होंने लिखा। देखिए इस वीडियो में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा जो मैं सोच रहा हूँ, मैं केवल एक इमेज कर रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चंस में बनाए और इसको मैंने जब तैयार किया दिमाग के अंदर अपने, तो उस रिपोर्ट को ही फोकस कर कि वो रिपोर्ट, क्योंकि देखिए कोई भी अगर विवाद है, कोई भी समस्या है, कहीं भी आपको अगर मान के चलिए क्वेश्चन में डाउट आएगा आंसर में, तो हम इसको अपने लिए एक अस्त्र मान सकते हैं कि भाई आपने जो है वो जो है वो अपने प्रतिवेदन में ये जो है वो बात रखी, और चूंकि प्रतिवेदन में रखी है तो फिर उसको आप जो है वो गलत जो है वो नहीं कर सकते। तो ये वाला भी जो है वो आपको प्रश्न जो है वो आ सकता है। अगला आता है विश्व बैंक के सहयोग से पोषित मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी, ठीक है, रिफॉर्म जो प्रोजेक्ट है, यानी MPHEQI जो प्रोजेक्ट है, एक तो यही आ गया। ये मैंने विश्व बैंक वाला जो वीडियो है यूट्यूब पे, उस पे है इसका पूरा डिटेल। मैं कितने महाविद्यालयों की अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग करी उन्होंने, तो इसमें जो है टोटल उन्होंने जो फंडिंग करी है वो करी है 247 महाविद्यालयों की, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये ऐसे समझ लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने एक हमको जो है वो फंड किया, और फंड का उद्देश्य था कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लेबोरेटरीज हैं, सुविधाएं हैं, ठीक है, उनका रिसर्च है, ये सब के ऊपर जो है वो और ज्यादा बेहतर काम हो सके, तो हमको फंडिंग मिल गई। तो ये फंडिंग जो है वो अगर कहा जाए 247 अभी कॉलेज यानी महाविद्यालय इस फंडिंग का क्या कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, हेल्दी क्वेश्चन है, पूछ सकता है यहाँ पर। अगले आते हैं इसी में विश्व, क्योंकि देखिए वर्ल्ड बैंक दो जगह है वर्ल्ड बैंक आपको, है ना, एक जो है वो अगर कहा जाए यूनिट 1 में वर्ल्ड बैंक नाम से अलग है, और एक और जगह जो है वो मध्य प्रदेश में वर्ल्ड बैंक नाम से अलग है। तो फिर विश्व बैंक के सहयोग से पोषित मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने महाविद्यालयों की अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना की कुल लागत, या कितने हटा दो, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई, महाविद्यालय की अधोसंरचना विकास के लिए परियोजना की कुल लागत जो है वो कितनी है। तो 1200 करोड़, 2100 करोड़, 2500 करोड़ या 2700 करोड़, तो आंसर जो है वो इसका है 2700 करोड़। ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअल क्या है कि अभी ये आया, तो ये प्रोजेक्ट पूरा 2021 में खत्म होना था, लेकिन मतलब 2016 से 2021 के लिए था ये फंड। फिर सरकार ने क्या करा, इसमें इसका टेन्योर बढ़ा दिया और अभी 2022 जून 2022 तक कर दिया। तो इसमें 385.4 जो क्या बोलते हैं मिलियन डॉलर में ये फंड आया, और इंडियन रुपीस में उसका वैल्यू लगभग उन्होंने कहा कि इतना है। तो ये आप चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, यानी 385.4 आप चाहो तो मिलियन डॉलर में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है आपको, और ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा। उसका कारण है कि ये आपके इंस्टीट्यूशन में भी है, ठीक है, मतलब जो एकेडमिक सिलेबस है उसके अंदर भी जो है वो अगर ये प्रश्न जो है वो डला हुआ है, मतलब टॉपिक डला हुआ है, तो आना ही है यहाँ पर। अगला है निम्न में से किस योजना के लिए 2021-22 के बजट में सबसे ज्यादा जो है वो फंड स्वीकृत किया गया। पहला, निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क योजना, प्रतिभा किरण योजना, गांव की बेटी योजना, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना। एक प्रश्न तो यहाँ पर हमको ये तैयार हो गया कि ये सब हायर एजुकेशन से संबंधित ये जो है योजना है, ठीक है, यानी 4 योजनाएं तो कम से कम हमारे दिमाग में आ गई कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई। और हायर एजुकेशन का एक अभी मैंने मध्य प्रदेश की योजनाओं पर एक वीडियो बनाया है, अभी कुछ ज्यादा दिन तो नहीं हुए, उसमें मैंने मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की भी 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं, तो उनको भी आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन की स्कीम तो वहां से भी कवर हो जाएंगी आपकी। तो इसमें जो है वो सबसे जो है ये उसमें भी समझाया मैंने, गांव की बेटी योजना क्या है, क्या इसमें कैसे फंड होता है आता है, क्या क्या उसमें क्लॉज हैं, वो सब उसमें बताएं। तो गांव की बेटी योजना पर, यानी इस तरह की योजना के ऊपर जो है वो मध्य प्रदेश शासन क्या कर रही है, सबसे ज्यादा फंड खर्च कर रही है। तो ये एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला, डॉक्टर हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। 1 नवंबर 2005, 15 अगस्त 2010, 12 अक्टूबर 2015, 1 नवंबर 2020। तो आंसर जो है इसका 12 अक्टूबर 2015। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत कहाँ होते हैं ये समझो।
ज्यादातर वो क्या करते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 नवंबर ऐसे क्वेश्चन मतलब डेट डाल देते हैं, तो बच्चा क्या होता है एकदम वो क्वेश्चन में से उन्हीं डेटों के और आसपास जो है वो दौड़ लगाता है। उसको लगता है कि हाँ यार, मध्य प्रदेश की स्थापना जो है वो 1 नवंबर को हुई थी, तो 1 ही नवंबर जो है वो आंसर होगा, बाकी तो जो है वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसके कारण तो इसमें याद रखिएगा, ये स्मृति पुरस्कार चलाती है मध्य प्रदेश सरकार। 12 अक्टूबर 2015 को ये जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ये आप याद रखना, और विभागीय प्रतिवेदन पर जाकर आप इस स्मृति पुरस्कार से संबंधित और भी जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हो। जैसे ये आप वहां से देख लीजिएगा कि इसमें जो नगद पुरस्कार मिलता है वो 1 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट स्मृति पुरस्कार चलाती है मध्य प्रदेश शासन। एक जो स्मृति पुरस्कार है उसका नाम है स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपको याद रखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार। दो स्मृति पुरस्कार जो है वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और आप उस पे जाएंगे विभागीय प्रतिवेदन पे, उनके डिटेल मिल जाएंगे वहां पे। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है। यानी इसमें क्या करा गया है, मतलब प्रश्न कैसे आएगा ये समझ लीजिए। उन्होंने क्या करा, जो स्कीम्स चलाई हैं तो उन्होंने ये लिखा है कि भाई ये स्कीम हमने तब मतलब हम जब से चला रहे हैं स्कीम, कब से जो स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो स्कीम का ईयर आ गया। जैसे मुख्यमंत्री, मतलब देखिए, इसमें हम इसी आंकड़े को सही माने, है ना, क्योंकि वो खुद जो है वो डाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017, ये उनकी वेबसाइट मतलब जो प्रतिवेदन उसमें डाला ये सही है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018-19, ये भी सही है। मुख्यमंत्री प्रतिभा किरण योजना 2008-9, ये भी सही है। और गांव की बेटी योजना 2015-16, ये गलत है। ये ध्यान रखिएगा, पहले तो ये गलत है। अब ये क्यों गलत हो गया ये समझिएगा ध्यान से ना, और ये प्रश्न जो है वो आपको आएगा कैसे ये भी समझ लीजिए। एक तो गांव की बेटी योजना जो है वो 2005-6 से संचालित है। ठीक है, और एक ऐसी योजना है उसमें क्या होता है, मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई जैसे एक बच्ची है, वो 12वीं पास करती है। ठीक है, तो 12वीं पास करती है लेकिन फर्स्ट क्लास करती है। तो जब मतलब फर्स्ट क्लास मतलब 60% पास करती है, तो उसको मध्य प्रदेश शासन क्या करती है, छात्रवृत्ति देती है शासकीय निजी विद्यालय में जहां भी। तो छात्रवृत्ति से अपनी हायर एजुकेशन क्या कर सकती है, बेहतर तरीके से कर सकती है। उस पर अच्छा खासा फंड जो है वो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो खर्च करती है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रतिभा किरण जो है वो अगर कहा जाए योजना शहर के लिए, देखो गांव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना में थोड़ा सा अंतर केवल इतना है, गांव की में तो गांव लिखा ही हुआ है, तो जो बच्ची गांव में है, फर्स्ट क्लास पास हो गई 12th में, उसके लिए ये योजना है। प्रतिभा किरण योजना है शहरों में, यानी नगरीय क्षेत्रों में अगर मान के चलिए बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे कोई परिवार जीवन यापन कर रहा है और उसमें कुछ कोई छात्रा है, तो वो अगर फर्स्ट क्लास पास होती है यानी 60% लाती है, तो उसको फिर सरकार जो है वो मतलब अनुदान देती है, और उसके मतलब आगे की पढ़ाई के लिए खर्चा जो है वो सरकार वहन करती है। तो ये दोनों योजनाएं जो है वो अच्छी हैं, जो मतलब आपको जो है वो पूछी जा सकती हैं उस प्रतिवेदन के अनुसार। अगला है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के पीएचडी अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति जो है प्रदान जो है वो की जाती है। तो 8,000, 12,000, 16,000 और 24,000, तो इसमें जो है वो आंसर जो है वो है 16,000, ये ध्यान रखिएगा। उसमें लिखा हुआ, उन्होंने लिखा कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो पीएचडी कर रहे होंगे विद्यार्थी, मतलब उनको 16,000 रुपए प्रति माह का प्रावधान दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा कि क्लॉज भी डाल दिए कि वो उनके जो अभिभावक हैं उनकी आय जो है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और भी उसमें जो है वो क्लॉज हैं। तो क्लॉज जो है वो मतलब बंद है वहां पे, और प्रोविजंस हैं वो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तो अभी मैंने बता दिया कि हाँ साहब 16,000 रुपए जो है वो मध्य प्रदेश शासन उसमें जो है वो खर्च कर रही है। तो ये भी एक अच्छा हेल्दी जो है वो क्वेश्चन है, या जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है, अखिल भारतीय उच्चतम शिक्षा सर्वेक्षण किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया। 2000, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो हायर एजुकेशन सर्वे है 2010-11, 2014-15, 2017-18, 2019-20, तो आंसर जो है वो 2010-11 में
जो है वो ऑल इंडियन हायर एजुकेशन सर्वे जो है वो शुरू हुआ। और ऑल इंडियन हायर एजुकेशन सर्वे के जो फिगर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अपने स्तर पर भी जो है वो ढूंढ सकते हो, उसके आंकड़े पढ़ सकते हो। वैसे तो इससे पहले वाला जो मैंने अभी कहा ना कि हायर एजुकेशन का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने ये डाला है, मतलब उसमें इसकी पूरी जानकारी है, देखोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको ज्यादा अपने स्तर पर मेहनत नहीं करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 2010-11 है, इससे ज्यादा अपने को जो है वो याद रखना है यहाँ। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट, स्क्रीन इसके ऊपर नीचे जा रही है। तो अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? सागर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो आंसर है सागर। देखिए ये प्रश्न जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको उलझाएगा, है ना। मैं अभी आपको बता दूं, देखो दो तरह से प्रश्न पूछेगा। सपोज उसने पूछा डिवीजन के आधार पर, यानी संभाग के आधार पर, तो संभाग में सबसे ज्यादा शासकीय महाविद्यालय, संभाग में यहां लिख दे रहा हूं, अगर वो संभाग के अनुसार पूछेगा तो जबलपुर आंसर होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जबलपुर के साथ जो है वो 89 जो है वो अगर कहा जाए शासकीय महाविद्यालय जुड़े। कोई पूछेगा कितने महाविद्यालय जबलपुर के, लेकिन अगर ये वो आंकड़े जो टोटल अगर कहा जाए महाविद्यालय वाली बात है उसमें, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देखोगे, उसमें जो विभागीय प्रतिवेदन उसमें 52 जिले नहीं है, उसमें 51 जिले हैं। हो सकता है कि शायद निवाड़ी का आंकड़ा उसने उसमें डाला है, ठीक है, या कोई एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट को उसने जो है वो कहीं मिस कर दिया हो, तो उसमें 51 ही देखे मैंने, 52 तो मुझे दिखे नहीं। उन जिलों में अगर देखा जाए तो जिलेवार जो है वो सबसे ज्यादा संख्या हमको मिलती है आपके सागर में। तो ऐसे भी सागर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जो है वो फेमस है, तो हो सकता है कि इससे आप लिंक करके उसको जो है वो क्वेश्चन को जो है वो याद रख सकते हो। उसमें जो है वो 20 गवर्नमेंट कॉलेज है सागर में, 20, ये ध्यान रखिएगा, 20 गवर्नमेंट कॉलेज। तो अंतर याद रखना, डिस्ट्रिक्ट के अनुसार सागर आ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है वो सागर आ जाएगा। और ओवरऑल अगर कहा जाए संभाग के अनुसार जो है वो जबलपुर आ जाएगा। और उसमें सबसे कम जो है वो जो जिले दिए हैं वो निवाड़ी में दिए हैं, बट वो एक जिला कैसे क्या मिस है या उनका आंकड़ा मिस है वो मेरा ध्यान गया नहीं उसके ऊपर, लेकिन 52 की जगह उसमें नीचे लिस्ट में तो जो है वो 51 ही फिगर चलता है। निवाड़ी में जरूर उसमें दो जो है वो महाविद्यालयों की संख्या हमको देखने को मिलती है। तो ये भी एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछ सकता है लिंक करके। अगला है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? कादम्बरी, ठीक है, विज्ञान, रचना और ग्रंथ। तो उस पत्रिका का नाम है रचना, ये याद रखिएगा। देखिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी मध्य प्रदेश शासन का ही एक स्वशासी संस्थान है ना, ये ध्यान रखिएगा। और 1969 70 में स्थापित हुआ। तो इससे एक आपको अच्छा क्वेश्चन ये मिल गया कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी को स्थापित हुए 50 साल पूरे हुए। तो एक प्रश्न तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी को आप अच्छे से अपने स्तर भी जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी ग्रंथ एकेडमी का कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब 50 ईयर कंप्लीट करता है तो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन उसका बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाण भट्ट कादम्बरी तो ऐसे ही सबको याद रहता है, तो मैंने इसमें जो है इसलिए कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन डाला, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें रचना तक तो हमारा दिमाग चलते ही नहीं। हिंदी ग्रंथ एकेडमी से अगर हम तुक्का भी मारेंगे तो रचना नहीं मारेंगे, हम जो है वो क्या मारेंगे, ग्रंथ मानेंगे। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा कि रचना है, और ये 1995-96 से पब्लिश हो रही है ये। और द्विमासिक पत्रिका है, ठीक है, हर 2 महीने में एक बार जो है वो पब्लिश होती है। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। और जैसा अभी बताया कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी 50 साल कंप्लीट कर रही है, तो वो प्रश्न तो आप याद ही रख लेना कि किसको जो है वो यहाँ पर स्वशासी जो है वो संस्था को, क्योंकि देखिए उसको बकायदा जो है वो मध्य प्रदेश ने पंजीकृत कराया, मतलब किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है वो नहीं आती ये। तो ये एक प्रश्न हेल्दी आपको हो सकता है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस आज लिए हैं, और ये लगभग 25-30 क्वेश्चन जो भी हैं आपके भी, मुझे लगता है कि इनसे जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इन पे कोई अच्छा हेल्दी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। पूरा विश्वास है कि इनमें से कम 5-6 क्वेश्चंस की वेटेज है, आएगा ही आएगा। और अगर मुझे लगता है इसके बाद के विभागीय प्रतिवेदन से और भी क्वेश्चन प्रश्न बन सकते हैं, तो एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। तो आपके 10 क्वेश्चन का पक्का है वहां पर श्योर शॉट के एक तरफा रख दिए।
बहुत धन्यवाद आपका सबका। बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो थोड़ा सा उत्साह आता है कि हम सही दिशा में, मैंने बार बार यही कहा कि आ, प्रयास हमारे सही दिशा में हो रहे या नहीं हो रहे, वो केवल तीन चीजें बता सकती हैं। एक सब्सक्राइबर, ठीक है, दूसरा आपका लाइक, और नीचे जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं वो। क्योंकि अगर वो तीन चीजें हमें डायलॉग फॉर्म में आती हैं, डायलॉग मतलब कि मेरे और आपके बीच दो तरफा कम्युनिकेशन होता है उसमें, अगर आप उसमें से किसी एक को भी फॉलो करते हैं तो हम समझते हैं कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तीनों में से कोई भी मीडियम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इससे सिद्ध है ये मोनोलॉग है, मतलब एक तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है और हम अपनी बात आप तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप चैनल शेयर करिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर जो है ना उसके क्वेश्चंस आप अभी संपदा अधिकारी में देखिए, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जैसे द्वारिका प्रसाद मित्र वाला है, मिश्र वाला है, लोकमत वाला, वो मेरे मतलब सीएम वाले वीडियो में डला हुआ है। या अभी जो हरीश सॉरी नरेंद्र हिरानी वाला क्वेश्चन आया, वो मतलब ऐसे और भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे। तो बस यही है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। इसी तरह बने रहिए, प्रयास करते रहिए। एग्जाम दिसंबर मिड तक हो जाएगा, बहुत लोग पूछते हैं, तो मेरा विश्वास तो यही है कि दिसंबर मिड तक हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं तो एग्जाम टाइम पे होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।